देखिए हमारी पहली फ़िल्म है, हमारे डायरेक्टर हैं साजिद सर और हम बायलैंग्वेज कर रहे हैं ये हिंदी और मराठी में। और कुणाल गांजावाला जी, पहला हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है, वो आज हम मुहूर्त के हिसाब से आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है आपका, मतलब निर्माता के तौर पे, या क्या कहना आपका? जी, मैं इसमें एज एन आर्टिस्ट हूँ और प्रोडक्शन मातृछाया फिल्म्स है। प्रोड्यूसर्स हैं स्वप्नाली पवार और हार्दिक डेड़िया। तो आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एक्टिंग में कैसे आना हुआ और किस तरह का बैकग्राउंड है आपका? बैकग्राउंड तो सर मैं हूँ कोल्हापुर से और एक्टिंग के लिए ही यहाँ पे आया था, लेकिन इत्तेफाक से डबिंग शुरू हुआ और डबिंग में काफ़ी काम कर रहा हूँ और आज काफ़ी मशक्क़त के बाद पहला मौका मिला है सोलो हीरो प्ले करने का, तो बेहद खुशी हो रही है। सर जानना चाहूँगा आपसे किस तरह की पृष्ठभूमि होगी फिल्म की, और कब शूटिंग शुरू होने वाली है और कब तक रिलीज होगी? जी, ये बस नवंबर में ही अभी शुरू होगी फिल्म हमारी, शूट होगा। और फिल्म जो है वो कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, फैमिली ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म है ये, तो मैं यही उम्मीद है कि सबको पसंद आएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट से, जो कि कैसा लग रहा है? शुरुआत तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुणाल जी के सॉन्ग से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लो सॉन्ग है तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। और ये जो कंटेंट है ये फिल्म का, वो पूरा फैमिली रिलेटेड सब है, तो उम्मीद है कि लोगों को सब पसंद आ जाए। कोशिश तो हमारी ये रहेंगी कि पब्लिक को, तमाम माँ बाप को ये सब पसंद आ जाए। तो आपके यहाँ कुछ जानना चाहूँगा, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं एज ए असिस्टेंट करके एक 25 फिल्में कर चुका हूँ, मराठी फिल्में चीफ डायरेक्टर करके किया हूँ, और हिंदी 4 फिल्में की है मैंने, स्वदेश वगैरह किया है, स्वदेश है, गंगाजल है, राहुल है, जुबेदा है। अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ में काम कर चुका हूँ, आशुतोष गोवारिकर सर, श्याम बेनेगल सर, वापस प्रकाश झा सर, इनके साथ में काम कर चुका हूँ। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं इन्हीं से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो यही एक्सपीरियंस मैं अपने फिल्मों में लाने की कोशिश करता हूँ। उनका टेकिंग वाइज और उनका जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं वो लाने की मैं कोशिश करता हूँ। प्रीत अधुरीमध्ये मी हिरोच्या आईचा रोल करते. रोल छान आहे, चांगला आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रवीणबरोबर 17 वर्षापूर्वीपासूनचा माझा एक ऋणानुबंध आहे, त्याच्या पहिल्या सिरियलपासून. त्यामुळे मी रोल वाचायच्या आधीसुद्धा त्याला हो म्हणाले होते. त्यानंतर मी रोल वाचला आणि प्रवीणनी सांगितलं मला की मला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी रोल लिहिला आणि मला खरं वाटलं नाही, पण नंतर बघितलं तर खरोखर त्यांनी कॅरेक्टरचं नावही शमाच ठेवलं. शमा निनावे, खूप मोठं नाव, छान ॲक्टिंग. मध्ये थोडं गॅप पडला होता, काय होतं? गॅप म्हणजे फोर्सफुल गॅप नव्हता. स्वतःच्या ह्याच्यासाठीच मला काही काही गोष्टीचा डेली सोप करताना एक कंटाळा येतो, एक सॅच्युरेशन पॉईंट येतो, तेच करणं, म्हणून थोडा ब्रेक घेतला होता. पण आत्ताच एक माझा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला, सेक्शन 375. अतिशय सुंदर चित्रपट आहे, तुम्ही बघितला असेलच, नसेल तर सगळ्यांनी जाऊन आवर्जून बघा. मी आहे म्हणून नाही, पण पिक्चर अप्रतिम आहे म्हणून बघा. अभी हिंदी में आपको मैं जानना चाहूँगा क्या किस तरह का किरदार निभा रही हैं इस प्रोजेक्ट में, और क्या किस तरह का फिल्म है ये, क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में मैं हीरो की माँ का किरदार निभा रही हूँ और माँ के किरदार में बहुत अच्छे शेड्स हैं. उसकी बच्चों के प्रति उसका लगा प्यार, उनके लिए बेचैन होना, खुद की तबीयत के बारे में ना सोचते हुए घर के लिए सोचते रहना, बहुत ही अच्छा रोल है. तो ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से आप अभिनय क्षेत्र में, क्या नज़र आता है आज के समय में, क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है, क्या अंतर नज़र आता है कि जो कलाकार को मौका मिलता है और हर उम्र के कलाकार को मौका मिलता है, काफ़ी काम है? हाँ, मतलब चैनल्स बढ़ने की वजह से काम बहुत है. मतलब ऐसा पहले तो सिर्फ जब हमने काम शुरू की तब सिर्फ डीडी था, फिर एक मराठी सीरियल का ये हुआ दामिनी, जो फर्स्ट डेली सोप था. अब तो डेली सोप की कमी है ही नहीं. चैनल्स बहुत है, काम बहुत है, ग्रुपिज़म तो हर जगह है.
अपनी अपनी किस्मत है। और मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसके आने क्या कहना चाहेंगे, बहुत स्तर बढ़ा है बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से बड़ा है और मैं के हिसाब से काफ़ी ये हमेशा मानती हूँ और कहूँगी भी कि मराठी फिल्म्स या सीरियल्स दोनों में हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई अच्छा सब्जेक्ट अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए, ना कि सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, सोते हुए भी गहने पहन के सोएं, उठते हुए भी ये नहीं दिखाता है। बहुत रियलिस्टिक करने की कोशिश हमेशा रहती है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रीत अधुरीच्या आधी मी प्रवीणबद्दल बोलेल. प्रवीणबरोबर मी 8-1 वर्षांपूर्वी काम केलं होतं, ज्याच्यामध्ये प्रवीण जो माझा हिरो आहे त्याच्या भावाचा रोल प्ले करत होता. तर तेव्हापासून मी त्याला ओळखते. तेव्हा तो स्ट्रगल करत होता. तेव्हापासूनची आमची फ्रेंडशिप आहे. आणि खरं सांगायचं तर त्याने मला 8-1 दिवस झाले स्क्रिप्ट देऊन, मेल करून, पण मी अजून स्क्रिप्ट वाचलेली नाही आहे, कारण माझे दुसरे शूटिंग्स सुरू आहेत. आणि त्याने जेव्हा मला स्टोरी सांगितली तेव्हा मला एकूणच विषय थोडासा वेगळा वाटला. प्रीत अधुरी याच्यावरूनच तुम्हाला कळलं असेल की या स्टोरीमध्ये प्रेम आहेच, पण काय बोलतात त्याला, अनेक वेगवेगळ्या छटा आहेत म्हणता येईल, कारण प्रत्येक प्रेमाची स्टोरी वेगळी असते. तर तशीच ही स्टोरी वेगळी आहे. पूर्ण स्टोरी तरी मी अजून वाचलेली नाही, पण एकूणच जेवढं मी ऐकलेलं आहे प्रवीणकडून, मला कथा खूप आवडली. बाकी सध्या मराठीचे भरपूर चित्रपट येत आहेत, पण फारसा रिस्पॉन्स काही ना मिळतो, काही ना मिळत नाही. पण आणि पूर्वीसारखी प्रसिद्धी अशी राहिलेली नाही आहे. याबद्दल तू काय सांगू शकतो? ॲज अ कलाकार बरीच वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये काम करतेस. शेवटी कसं कुठलंही प्रोजेक्ट आपलं नशीब घेऊन येतं आणि असं आजकाल तर असं राहिलेलं नाही आहे स्टारडम किंवा कुठल्याही मोठ्या कलाकाराचा एखाद्या स्टारचा सिनेमा चालतोच असं नाही आहे. प्रेक्षक वर्ग खूप हुशार झालेला आहे. त्यांना कळतं नेमका कुठला सिनेमा जाऊन थिएटरला बघायचा आहे. आणि जसं म्हणालात की आज इतक्या मुली किंवा मुलं, रोज ट्रकभर मुलं किंवा मुली इंडस्ट्रीत हिरोईन बनायला किंवा हिरो बनायला येतात. तर शेवटी मी पुन्हा तेच म्हणेन की मीडिया इतका व्हास्ट झालेला आहे, प्रेक्षक वर्ग कमी झाला मी म्हणेन, कारण लोकांना कळत नाही आहे की नेमकं काय बघावं आणि काय चांगलं आहे. तर कदाचित त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटत असेल की मराठी सिनेमे चालत नाही आहेत, पण असं नाही आहे. काही मराठी सिनेमे खूप चांगले आहेत, जे लोक आजही जाऊन थिएटरला बघतात. मराठीच नाही तर नॉन महाराष्ट्रीयन लोकसुद्धा जाऊन मराठी सिनेमा थिएटरला जाऊन बघतात. या आताच्या वेब सिरीज आणि ह्याच्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीवर काही परिणाम होईल असं वाटतं का तुला? नक्कीच होईल, कारण लोकांना घर बसल्या नेटफ्लिक्सवरती किंवा मोबाईल चालू केला की तुम्हाला वेब सिरीज बघायला मिळतात. तर आणि प्रत्येकजण आपल्या आपल्या आयुष्यात इतका बिझी झालेला आहे की थिएटरला जाऊन कुणी सिनेमा बघायला मागत नाही. पण मी प्रेक्षकांना विनंती करेन की जसे तुम्ही वेब सिरीज बघता किंवा नेटफ्लिक्सवरती सिनेमे बघता, तसंच एक थिएटरची मजा वेगळी आहे. तर तुम्ही जर सिनेमा थिएटरला जाऊन बघितला तर तुम्हाला गंमत येईल आणि बघावं असं मला वाटतं. अधूरी का यहाँ पर मुहूर्त है और इसमें मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ रजनी का, जो बहुत ही अच्छा है, लव स्टोरी है. प्रीत अधूरी से ही पता चलता है आपको कि ये क्या है, लव स्टोरी है और वो भी अधूरी है. तो ये हमारी फिल्म है और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे गाने हैं और शुरुआत तो करेंगे अभी 8-10 दिन में शूटिंग के लिए. तो देखते हैं आगे क्या होता है. आपके ब्लेसिंग्स और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहे, इतनी ही अपेक्षा. फर्स्ट थिंग तो आज ही पिक्चर का मुहूर्त है और सेकंड थिंग अच्छा मुहूर्त हो रहा है कि कुणाल गांजवाला के हाथ से मतलब ओपनिंग सॉन्ग हो रहा है और इस मूवी के लेके बहुत कुछ ऐसी बातें जुड़ी है, मतलब एक स्टोरी अच्छी है और बहुत अच्छा माहौल जम रहा है यहाँ से, अच्छा लग रहा है. मतलब तो आप किस तरह से मतलब एसोसिएटेड हैं इस प्रोजेक्ट से? आप कोरियोग्राफी? हाँ, बेसिकली आई एम माई सेल्फ नरेन, आई एम ए बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर. और सेकंड थिंग जो इस मूवीज़ के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है राजेश घायल,
इसके सामने बहुत पहले भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और इसी का ही म्यूजिक डायरेक्टर वही कर रहे हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक बनने वाला है। अभी हम लोग देख रहे हैं, काम वर्किंग देख रहे चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे शुरुआत की, क्या क्या किया अभी तक, आगे क्या करने वाले हैं, कुछ बताइए। हाँ, अभी फर्स्ट थिंग तो ये अपना फर्स्ट स्टेज ही है और आगे तो बहुत कुछ करना है। अभी ये आई थिंक सो डेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट जल्द ही वो फ्लोर पे आ जाएगी मूवी की शूट, जो भी आगे जल्दी आ जाएगी। खुद के बारे में बताइए कि क्या किया इससे पहले, आपने कैसे शुरुआत हाँ, सेकेंड थिंग मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2017 में पूरा शो कोरियोग्राफ किया था। और सेकेंड थिंग मेरी 2 मराठी मूवी अभी मतलब फ्लोर पे ही, मतलब नेक्स्ट मंथ या दिसंबर जनवरी तक रिलीज हो जाएगी। और सेकंड थिंग एक गुजराती मूवी का शूट मैं नेक्स्ट वीक करने वाला हूँ, बहुत अच्छा गाना है, मतलब अभी वो भी फ्लोर पे आएगी। इसका टीज़र लॉन्च हो चुका है और दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक वो भी मेरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। आई थिंक सो मैंने 8 या 9 मूवीज़ किए हैं अभी तक तो। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि आज दिन बहुत खूबसूरत है और गाना रोमांटिक गाना है, ड्रीम सीक्वेंस है। हमारे डायरेक्टर साजिद अली ने मुझे कहा कि ही इज़ फैंटेसाइजिंग एंड तो जब ट्रैक सुना तब वो इमेजेस मेरे आंखों के सामने आ गए, क्योंकि ट्रैक में वो एक पेस है, मुकद्दर सिकंदर वाला, या फिर शाहरुख खान दीवाना में, या फिर ऋषि कपूर के जो गाने, या बच्चन साहब के जो गाने बाइक पे, या अजय देवगन, जितने भी दौर आए, तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग गाना है, रोमांटिक गाना है, खूबसूरत गाना है, सिंपल गाना है। हमारे पूरे जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स जितने भी महान कंपोजर्स रहे हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि गाना उनको बहुत आता था और वो सिद्ध कर चुके इतने सालों के हिट से। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने जानकार होने के बावजूद वो ऐसे गाने कंपोज करते थे कि जो आम आदमी जिसको गाना नहीं आता वो भी एक बार सुनकर उसको उठा ले। तो ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक बहुत ब्रिलियंट कंपोज़र होना एक है, और ब्रिलियंट कंपोज़र्स एक आम आदमी के लेवल पर आकर उनको गाना दें जो उनके लब पे 1 सेकंड में चढ़ जाए, वो उपलब्धि भी एक बहुत बड़ी बात है। और घायल जी के बारे में जानना चाहूँगा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी काबिल लिरिक्स राइटर हैं, काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री में, उनके बारे में कुछ बताइए। राइट, आज मैं उनको एज अ कंपोज़र मिल रहा हूँ एंड मैं उनको आज पहली बार मिला हूँ, तो गाना पसंद आया मुझे, लिरिक्स भी अच्छे हैं एंड कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े हमें, क्योंकि गाना सिर्फ हिंदी नहीं पर मराठी में भी हो रहा है। तो पहले भी आपने शायद ओरिजिनल फिल्म में गाया, खासकर मराठी में। क्या कहना चाहेंगे कि मराठी फिल्म खासकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कल्चर है। आज हम बम्बई महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र म्यूज़िक और फिल्मों की जो संस्कृति है वो जितनी पुरानी हिंदी है उतने ही पुरानी मराठी, दादा साहेब फाळके मराठी
हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी आत्मा, उनकी जो आज सबसे बड़ा अवार्ड जो हमारे देश में है आफ्टर द प्रेसिडेंट अवार्ड, जिसको नेशनल अवार्ड कहते हैं, पहले उसे प्रेसिडेंट्स अवार्ड कहते थे, तो वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वो अपने आप में उसी लेवल पे है। तो हमेशा गर्व होता है कि मैं मेरी मातृभाषा जो मराठी भी है और हिंदी भी है, हम मराठी में गाएं। लता जी ने, आशा जी ने, सुधीर फड़के जी ने, अजीत कड़कड़े जी ने और बहुत सारे लेजेंड्स हुए हैं जो पहले भी थे। तो अच्छा लगता है कि हम श्रीनिवास खड़े जी, हालांकि उन्होंने फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक नहीं दिया, मगर इतने मेरे फेवरेट कंपोजर्स हैं, हृदयनाथ मंगेशकर जी, श्रीनिवास खड़े जी। तो अच्छा लगता है जब मराठी में गाने हम करें। सर ये डिजिटल मीडियम काफ़ी ग्रो किया है, पिछले एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ बताइए इस बारे में। हम अपना म्यूज़िक कर रहे हैं, हम कंपोजिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि दौर ऐसा है ना कि यू हैव टू बी कंप्लीट। वो दौर कम हो गया है जहाँ पे कंपोजर्स सिंगर्स को बुलाते हैं। यहाँ पे सिंगर्स अपने खुद के गाने बनाकर गा रहे हैं और कंपोजर्स अपने गाने खुद बनाकर गा रहे हैं। तो वो दौर कुछ 10 सालों से ये चल रहा है, एंड इट्स अ गुड चेंज बिकॉज एवरीबडी कैन देन देयरफॉर टेक क्रेडिट फॉर देयर ओन वर्क। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कुणाल सर आए हैं आपके रिकॉर्डिंग। मुझे सर का स्वभाव तो पहली बार जब कॉल किया मैं बोला सर मैं पहली बार आपसे कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको सोचकर ही गाना बनाया। तो सर ने ना नहीं किया, बोला कोई बात नहीं आप पहले मुझे गाना भेजिए। गाना भेजने के बाद सर ने बिल्कुल, मैं बोला सर हम बस आपको सपोर्ट करना। तो मुझे इनका स्वभाव अच्छा लगा कि एक बार में सर ने ना नहीं किया, बोला ठीक है कब करना है अपडेट रखिए। टाइमिंग किया और मेरे हिसाब से सर आ गया। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब आज भी डाउन टू अर्थ है सर। मतलब इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है कि नेचर यही होना चाहिए कि एक नए म्यूजिक डायरेक्टर को कितना सपोर्ट करते हैं आज के सिंगर, क्योंकि एस्टेब्लिश सिंगर है सर। सर के हर गाने में सुनता हूँ। तो कुछ गाने क्या बताइए, किस तरह का ये बोली, किस तरह ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसके बोल सर गा रहे हैं, मुस्क सा महका मेरा वजूद सारा, जो सर गा रहे हैं। और उसी गाने को मराठी लैंग्वेज में भी गा रहे हैं सर। तो मुझे खुशी हुआ कि सर के साथ काम करने का मौका मिला और मैं चाहूँ आगे भी सर मुझे सपोर्ट करें। सिंगरों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सर का इंटरव्यू देखा था, कभी बोलते साधना दी जिनको आता, तो उस वक्त का मुझे अच्छा लगा कि सर बोलते हुए मैं गाता था। आपका सुना था सर मैंने इंटरव्यू, तो बहुत अच्छा लगा कि वो नेचर। हमेशा मेरा ये हुआ है कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं मेरी जर्नी में, और कोई रीज़न नहीं मिलता मुझे कि किसी से हम रूडली पेश आएँ, या क्योंकि हम जो काम करते हैं वो बहुत नाजुक काम होता है, गाना बजाना। जैसे किशोर दा ने एक बार लता जी को कहा था, एक ही इंटरव्यू दिया है किशोर दा ने टीवी के लिए, लता जी को अपने घर में दिया था। तो बहुत अच्छी चीज़ बोली थी वो। किशोर दा अपने अंदाज में बोलते थे। किशोर दा ये कहते थे कि लता एक्टिंग झूठी होती है तो गाना सच्चा होता है। तो अब इतनी अगर हम पवित्र चीज़ को अगर हम कर रहे हैं, एक्टिंग झूठी इसलिए कहते थे क्योंकि किरदार होता है। किरदार आप आज एक निभाया कल दूसरा निभाया। गाने हालांकि हमें उस कलर में ढलना पड़ता है, पर अगर ज़रा भी ईमानदारी कम हो गाने में तो वो सुनने वाले को नहीं छूती, क्योंकि वो हमारी सांस यूज़ होती है। और सांस ये जो प्राण शक्ति है, जो ये सबसे बहुत इस पूरे कॉस्मोस की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी है ये। तो बहुत गहरी बात कही थी। तो वो बात बहुत सालों के पहले जब मैंने जस्ट गाना शुरू किया था 90s में, तब वो इंटरव्यू मैंने देखा था और तब वो बात मेरे से रह गई कि अगर इतनी नाजुक चीज़ को लेकर अगर हम चल रहे हैं तो फिर किसी के दिल को तोड़ना या किसी को बुरी तरह से पेश आना, कोई मज़ा नहीं है उसमें। सर के लिए इतना ही कहूँगा, कहते हैं ना मुझे पहचानो या ना पहचानो, मेरी आवाज़ तो पहचानोगे, कभी तन्हाई जब सताएगी मेरे नगमों को गुनगुनाओगे। तो बस मैं यही चाहूँगा कि सर के नगमों को लोग गुनगुनाएं। जब इनका एक गाना है ऋतिक जी के फिल्म में, ज़िंदगी थोड़ी सी इतना प्यार मीठी है, इतना प्यारा 100 ग्राम जिंदगी, इतना प्यारा गाया सर ने कि मतलब टच करता है दिल को। मैं बार बार उस गाने को सुनता हूँ। मैं मतलब अभी भी सर रियल बताऊँ, ये गाने की बात निकली तब अभी राम जेठमलानी जी गुजर गए। तब मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जो बहुत बड़ा लॉयर है इस देश का हमारे, और वो ऐसा लॉयर है कि वो सिर्फ जेन्युइन केसेस होते हैं, जब उसको पता, वो वही केसेस लेता है जहाँ उसे पता है कि वो सत्य को डिफेंड कर रहा है। पहले ही पूछ लेता है कि मुझे आप बता दो, क्लाइंट को पूछता है वो, अगर आप झूठ को मेरे से छुपा रहे हो तो फिर मैं जिस दिन मुझे पता चलेगा वो इतना ईमानदार है। तो ऑब्वियसली राम जेठमलानी इतने बड़े लॉयर रहे हैं इस देश के,
तो एक बार राम जेठमलानी ने उनको वो गुनगुना रहे थे ये गाना 100 ग्राम जिंदगी, तो फिर उन्होंने उनको कहा कि अरे ये तो मेरे दोस्त का गाना है, तो बोले उसको ज़रूर बताइए कि ये मेरा ज़िंदगी में मेरे टॉप 10 जो गाने हैं जब से मैं बच्चा था, तो कौन सा गाना कहाँ किसको छू जाए। बहुत प्यारा गाना है आपका, ऊपर वाले का जिस तरह आपने गाया, मतलब बार बार जिसे भी सुनो तो ये गाना जो है आज का वो उसमें वो एक क्या कहते हैं अनटेंटेड लव, जिसमें वो कैलकुलेटेड लव हो या फिर 2+2 = 4 ये वाला नहीं, ये 9-2-11 वाला नहीं, ये बहुत सीधा सा एक वो फैंटेसी में खो जाता है वैसा है। क्योंकि इतने परफेक्ट सिंगर जो बहुत सालों से बड़े बड़े सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं और हम जैसे न्यू कमर्स के साथ भी वर्क कर रहे हैं, और वॉइस तो इनकी कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में बहुत मराठी हिट गाने गाए हैं, हिंदी भी हिट गाने गाए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे भी अभी प्रवीण पार्टिकर जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, तो मुझे चाहिए तो सर से बात की और बहुत अच्छे इंसान निकले कि एक बार कहने के बाद सर ने रेडी हो गए। मराठी फिल्म को संगीत देने के लिए कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मैंने इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था बट रुक गई थी, बट ये करने के बाद मुझे प्रवीण जी ने सपोर्ट किया तो मुझे अच्छा लगा। बोले इस तरह से करते हैं कि दोनों लैंग्वेज में आपको लोग जाने, तो चलिए। और मैं इस क्षेत्र से हूँ, 15-20 साल से मुंबई रह रहा हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करूँ, तो मुझे खुशी होती है सर। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका भी नव वर्ष की शुभकामनाएं।